बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने एवोल्यूशन के जो चैप्टर है उसकी रिवीजन करनी है और इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ना है जो शॉर्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में हमने पढ़ना है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको एवोल्यूशन के चैप्टर की मैं रिवीजन थोड़ी देर में पूरे चैप्टर की रिवीजन करवा दूँगी। ठीक है, चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की शॉर्ट वीडियोज़ जिनमें चैप्टर की रिवीजन्स हों और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हों उनमें, तो आपको मिलती रहे। एवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं। एवोल्यूशन है क्या और इसके आगे टर्म्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। एवोल्यूशन है चेंज इन दी हेरिटेबल ट्रेड्स ओवर सक्सेसिव जनरेशन। इसकी सिंपल टर्म जो है वो चेंज आना ट्रेड्स के अंदर, हेरिटेबल ट्रेड्स के अंदर जनरेशन टू जनरेशन जो आता है चेंज। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास चेंज क्या कहला रहा होता है, एवोल्यूशन कहलाता है दी चेंज इन दी हेरिटेबल ट्रेड्स ऑफ अ पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशन एज डिटरमाइंड बाय द शिफ्ट्स इन दी एलील फ्रिक्वेंसीज ऑफ दी जीन्स इन कॉल्ड एवोल्यूशन। यानी कि हमारे जीन्स की एलील्स के अंदर हमारे जीन्स के एलील्स जो हैं उसके अंदर शिफ्टिंग होना यानी कि फ्रिक्वेंसीज की, तो वो हमारे पास उसकी वजह से जो क्या आता है, चेंज आता है, वो एवोल्यूशन कहलाता है। एवोल्यूशन के ऊपर हमारे पास बहुत से साइंटिस्ट, बहुत से जो जोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो है बहुत वर्क किया। तो हमारे पास एवोल्यूशन यही आया कि बेसिक जो एवोल्यूशन का मीनिंग है वो चेंज आना एक जनरेशन के अंदर, एक पॉपुलेशन के अंदर, एक स्पीशीज़ के अंदर, जनरेशन टू जनरेशन। लमार्कनिज़म थ्योरी है एक्वायर्ड करैक्टर्स की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग वाइज जो है आ जाता है क्वेश्चन। तो इसमें हमारे पास क्या था, लमार्क जो था एक फ्रेंच जोलॉजिस्ट था जिसने हमारे पास एनिमल की क्लासिफिकेशन को स्टडी किया था। और इसने क्या किया था कि इसने हमारे पास थ्योरी दी थी कि चेंज कर कैसे होता है, यानी कि चेंज आता कैसे है एक जनरेशन में, एक पॉपुलेशन में हमारे पास चेंज कैसे आता है। ही बिलीव्ड डैट स्पीशीज़ आर नॉट कॉन्स्टेंट। उसने वो बिलीव करता था कि स्पीशीज़ जो थी वो हमारे पास कांस्टेंट नहीं रहती, यानी कि एक जैसी स्पीशीज़ जो है वो नहीं रहती हमारी। देयरफॉर द एक्जिस्टिंग स्पीशीज़ आर ड्राइव्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग, यानी कि स्पीशीज़ जो भी है हमारे पास वो हमेशा के लिए नहीं रहती, कांस्टेंट नहीं रहती, उसमें कोई ना कोई चेंज आता रहता है। लमार्क जो था उसने एक्सप्लेन किया था द मैकेनिज़्म ऑफ एवोल्यूशनरी चेंजेस, यानी कि उसके जो मैकेनिज़्म है चेंजेस के एवोल्यूशन के, उसको एक्सप्लेन किया था। वो क्या कहता था, वो बिलीव करता था और उसने जो थ्योरी दी थी वो है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। उसने क्या कहा था कि ऑर्गेनिज्म डेवलप न्यू ऑर्गन्स और मॉडिफाई एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स ड्यू टू द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से वो अपने जो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने ऑर्गन्स को मॉडिफाई करता है, एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स को, तो और न्यू ऑर्गन्स जो है वो लेके आता है, यानी कि उनको न्यू ऑर्गन्स मॉडिफाइड करके लेके आता है। तो ये क्या था, उसने एग्जांपल दी थी जिराफे की। जिराफे की एग्जांपल यही थी कि हमारे पास शॉर्ट नेक्स वाले जिराफे और लॉन्ग नेक वाले जिराफे जो थे। ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में चला जाएगा, तो मैंने आपको मेन पॉइंट्स पढ़ाने हैं। लमार्क को काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था, उसकी थ्योरी पर जो है काफ़ी ऑब्जेक्शंस भी हुई थी। ठीक है, उसने थ्योरी पब्लिश कब की थी, 1802 में। थोड़ा सा हम डार्विनिज़म को जो है रिफ़्रेश कर लेते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को। डार्विनिज़म क्या था, एक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो था वो बोर्न हुआ था फरवरी 12, 1809। इसने भी एवोल्यूशन पे, जो डार्विन है इसने एवोल्यूशन पे काफ़ी वर्क किया। इसने हमारे पास जो है इसका वोवेज हुआ था HMS बेगल के दिन पे। इसका जो वोवेज था, इसने अपने वोवेज में काफ़ी जो है टर्म्स को क्लियर किया था। तो ये हमारे पास, इसका जो फादर था वो फिजिशियन था। इसने अपने वॉवेज में, यानी कि इसने जो अपने सफ़र था इसका HMS बेगल का, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो न्यू नंबरियस कलेक्शंस की थी इसने। ठीक है, तो हमारे पास गैलापागोस आइलैंड पे भी इसने 5 वीक्स जो थे स्पेंड किए थे। गैलापागोस इज़ अ ग्रुप ऑफ वोल्केनिक आइसलैंड, यानी कि ये हमारे पास ग्रुप है वोल्केनिक आइसलैंड का। ये MCQs वाइज जो है आ जाता है। डार्विनिज़म में ने अपनी इम्पोर्टेंट जो पब्लिकेशन थी अपने सफ़र में, जो इम्पोर्टेंट उसने अपनी जो सफ़र में जो चीज़ें जो है नोट की थी, ऑब्ज़र्व की थी प्लांट्स को और एनिमल लाइफ को, तो उसने पब्लिश किया था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मीन्स ऑफ नेचुरल कलेक्शन, जो कि MCQs वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वाज पब्लिश्ड इन 1859 और इट रिवोल्यूशनाइज्ड दी बायोलॉजी, यानी कि इसने बहुत ज़्यादा जो है रिवोल्यूशनाइज कर दिया था बायोलॉजी की सब्जेक्ट के अंदर, बायोलॉजी की टर्म में काफ़ी ज़्यादा जो है रेवोल्यूशन लेके आया था ये। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ जाती है जियोलॉजी की।
यहाँ पे हम टर्म पढ़ेंगे जियोलॉजी की। द स्टडी ऑफ अर्थ क्या कहलाती है? जियोलॉजी कहलाती है। डार्विन ने चार्ल्स लाइल की जो बुक है उसको रीड किया था और हमारे पास जो कि क्या कहलाती है? प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी। तो उसने जो है अपने थ्योरी जो है वो जेम्स हटन इनटू द थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिज्म में जो है वो चेंज की थी। ठीक है, तो इसके मुताबिक इस थ्योरी के मुताबिक क्या होता है कि फोर्सेस ऑफ विंड, रेन, रिवर्स, वोल्केनोस, जियोलॉजिकल अपलिफ्ट शेप चेंज द शेप ऑफ द अर्थ टुडे। यानी कि यहाँ पे जो है चेंज का जो है वर्ड मिसिंग है। तो ये जो सारे फोर्सेस हैं इन्होंने जो हमारी अर्थ है आज की उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है चेंज लेके आए हैं ये फोर्सेस। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं फॉसिल्स की। फॉसिल एविडेंस हमें क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजिकल डेड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म और देयर इम्प्रिंट्स प्रिजर्व्ड इन द रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। हमारे पास जो डेड रिमेन्स बच जाते हैं यानी कि जो मरे हुए जानदार होते हैं यानी कि ऑर्गेनिज्म थे, उनके जो डेड रिमेन्स बच जाते हैं जो रॉक्स पे प्रेजेंट होते हैं, प्रिजर्व्ड हो जाते हैं, इम्प्रिंट्स निशान छोड़ जाते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? फॉसिल्स कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म जो है अडेप्टिव रेडिएशन की वो बहुत रिपीट होती रहती है क्वेश्चन पेपर में। द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू फॉर्म्स फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्पीशीज इन रिस्पॉन्स टू द ओपनिंग ऑफ अ न्यू हैबिटेट्स इज कॉल्ड अडेप्टिव रेडिएशन। ये क्या कहलाते हैं? जो फॉर्मेशन होती है न्यू फॉर्म की एंसेस्ट्रल स्पीशीज में इन द रिस्पॉन्स ऑफ अ ओपनिंग ऑफ अ न्यू हैबिटेट्स, यानी कि एक है न्यू हैबिट में जाके यानी कि एक न्यू हैबिटेट में जाके जो है वहाँ पे जो चेंज लेके आना फॉर्मेशन होती है न्यू फॉर्म्स की, यानी कि अपनी स्पीशी के अंदर एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ के अंदर न्यू वैरायटी जो लेके आनी होती है वो अडेप्टिव रेडिएशन कहलाते हैं। यानी कि इन्वायरमेंट को देखते हुए अपने अंदर चेंज लाना अडेप्टिव रेडिएशन कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल मीनिंग में ये है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को हमने डिटेल में पढ़ा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होता है। इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप इसको अच्छे तरीके से जो है वो समझ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग वाइज। नेक्स्ट टर्म है एविडेंसेस फ्रॉम द बायोजियोग्राफी, यानी कि बायोजियोग्राफी की टर्म जो है इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज वाइज भी आ जाती है अक्सर और शॉर्ट वाइज भी आ जाती है। द स्टडी एट द जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बायोजियोग्राफी कहलाती है। तो बेसिकली क्या है कि बायोजियोग्राफर एक्सप्लेन करते हैं रीजंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द डिफरेंट रीजन्स। उन्होंने क्या करना होता है, ऑर्गेनिज्म की जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ यानी कि जगहों में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है? ये बायोजियोग्राफी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म आ रही है वो है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी बेसिकली क्या होती है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स होती है। फॉसिल्स की जो स्टडी करनी है वो पैलियोंटोलॉजी कहलाती है। फॉसिल्स आपको पता है क्या? डेड रिमेन्स होते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं उनके इम्प्रिंट्स, उनके जो निशान रॉक्स पे रह जाते हैं वो हमारे पास फॉसिल्स कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो टर्म्स हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर्स की, एनालोगस स्ट्रक्चर्स की और वेस्टिजियल स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें डिफरेंस जो है बार बार पेपर में जो है रिपीट हो जाता है ये क्वेश्चन। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स बेसिकली क्या होते हैं? द स्ट्रक्चर्स डिराइव फ्रॉम द कॉमन एंसेस्ट्री आर कॉल्ड होमोलोगस स्ट्रक्चर। वो वाले स्ट्रक्चर जो कॉमन एंसेस्टर से डिराइव होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। इनका फंक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है पर एंसेस्टर जो होता है वो सेम होता है। एनालोगस स्ट्रक्चर्स में आपने देखना है कि स्ट्रक्चर्स हैविंग डिफरेंट ओरिजिन, यहाँ पे डिफरेंट ओरिजिन है बट परफॉर्म जो कर रहे हैं फंक्शन वो सिमिलर है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? एनालोगस स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे। वेस्टिजियल बेसिकली क्या होते हैं? जो कि फंक्शन लेस स्ट्रक्चर्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। तो ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज वाइज भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी रिपीट होती हैं, इनको अच्छी तरीके से आपने देखना है। मॉडर्न सिंथेसिस का जो टर्म है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार रिपीट होती है। द कम्बिनेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड डार्विनिज्म एवोल्यूशनरी थ्योरी इज कॉल्ड मॉडर्न सिंथेसिस। बेसिकली क्या होता है कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बहुत से प्रिंसिपल्स होते हैं, बहुत से असूल होते हैं, यानी कि बहुत सी टर्म्स होती हैं, और डार्विनिज्म एवोल्यूशनरी की थ्योरी, इसका जो कम्बिनेशन है वो हमारे पास मॉडर्न सिंथेसिस कहलाता है। यानी कि मॉडर्न सिंथेसिस में इन दोनों के कम्बिनेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे पास क्या कहला रहे हैं? मॉडर्न सिंथेसिस।
हार्डी वैनबर्ग थ्योरम के बारे में हम पढ़ लेते हैं। हार्डी वैनबर्ग थ्योरम क्या कहता था, इसकी जो थ्योरी थी वो क्या स्टेट कर रही थी, वो कहती थी कि हमारे पास जो एवोल्यूशन है वो अक्कर नहीं होगी अगर कुछ डिमांड्स हैं इन्वायरमेंट की वो अगर पूरी कर दी जाए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे पास कोई भी पॉपुलेशन हो वो इन जो है हर एक डिमांड पे पूरी उतरे। इसकी जो अजप्शन थी उसको हम देख लेते हैं। पॉपुलेशन साइज़ मस्ट बी लार्ज, पॉपुलेशन साइज़ को लार्ज होना चाहिए ज़रूरी, यानी कि इसके लिए होता है कि एवोल्यूशन अगर लार्ज होगा तो एवोल्यूशन अगर नहीं होगी। मेटिंग विद इन दी पॉपुलेशन मस्ट बी रैंडम, यानी कि मेटिंग जो होगी वो भी रैंडम होनी, और ऐसा ये पॉसिबल नहीं है कि रैंडम हो। तो इंडिविजुअल्स कैन नॉट माइग्रेट इनटू और आउट ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि हर जो पॉपुलेशन है हर एक उसमें हर एक टर्म जो है अजम्पशन वो पूरी नहीं उतरती। म्यूटेशन मस्ट नॉट अकर, म्यूटेशन अकर नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से चेंज नहीं आएगा। पर कोई भी ऐसी जो है पॉपुलेशन नहीं है जो इन सब टर्म्स पे जो है इन सब कंडीशंस पे जो है पूरी उतरे। ठीक है, अ रियल पॉपुलेशन कैन नॉट मीट दीज कंडीशंस। तो हमारे पास जो है ये वार्डी वैनबर्ग थ्योरम हमें क्या देता है, ये चेंज इन दी जीन फ्रिक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन कैन बी एग्जामिन्ड बाय द थ्योरम, यानी कि कौन सी जो है चेंजेस हैं जिनके आने की वजह से जो है एवोल्यूशन होती है उनको हमने ज़रूर इसमें देखा है इसके थ्योरम में। तो ये भी इसने भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी एवोल्यूशन के बारे में। पर इसकी ये बात गलत थी कि जो है एवोल्यूशन अगर नहीं होगी कि और इसकी जो थी कुछ टर्म्स जो थी कंडीशंस जो थी वो हर जो है पॉपुलेशन एक रियल जो पॉपुलेशन होती है वो सारी जो है कंडीशंस को सारी डिमांड्स को पूरे नहीं कर सकती, यानी कि सारी कंडीशन नहीं एक जैसी वो ला सकती। तो हमारे पास कुछ ये जो है थ्योरी जो थी ये हमारे पास जो है काफ़ी क्रिटिसिज्म का जो है इसको सामना करना पड़ा। तो इसकी जो थी वो हमारे पास एक रियल पॉपुलेशन के लिए यानी कि कंडीशन ये मैट नहीं करती थी। ठीक है, नेक्स्ट हम टर्म इम्पॉर्टेंट है वो पढ़ते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में कि हमारे पास द चेंज इन द जीन फ्रिक्वेंसीज बाय अ चांस, बाय एक चांस की वजह से फ्रिक्वेंसीज की जीन फ्रिक्वेंसीज में चेंज आना वो हमारे पास क्या कहलाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। चांस प्लेज आ इम्पोर्टेंट रोल इन द मेंटेनिंग अ जीन इन द पॉपुलेशन। ठीक है, चांस बिकम्स मोर सिग्निफिकेंट इन द स्मॉलर पॉपुलेशन, यानी कि स्मॉलर पॉपुलेशन में बहुत अहमियत रखता है ये वाला चांस। चांस कौन सा है कि चेंज का चांस, यानी कि चांस आने की वजह से जो है ये चेंज आना जीन फ्रिक्वेंसीज में बाय चांस जो है वो चेंज आ जाना जीन फ्रिक्वेंसीज में, ये हमारे पास जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है मेंटेनिंग पॉपुलेशन जीन पॉपुलेशन में। ठीक है, इसका ये जो हमारे पास टर्म है ये हमारे पास क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाती है। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में पढ़ रहे हैं कि फाउंडर इफेक्ट हमारे पास क्या होता है। फाउंडर इफेक्ट होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट इन अ न्यू कॉलोनी, एक न्यू कॉलोनी के अंदर जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट का आ जाना है, यानी कि जीन फ्रिक्वेंसीज में चेंज आ जाना बाय चांस। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, फाउंडर इफेक्ट करता है। इसकी एग्जांपल जो है वो है डंकर्स ऑफ एस्टर्न पेंसिल्वेनिया। तो ये हमारे पास जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट न्यू कॉलोनी में आना जो है वो फाउंडर इफेक्ट कहला रहा है। बोटलनेक इफेक्ट को पढ़ते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट इन ऑन अ पॉपुलेशन, यानी कि हमारे पास विच हैज़ बीन ड्रास्टिकली रिड्यूस बाय द डिजास्टर इज कॉल्ड बोटलनेक इफेक्ट। तो ये हमारे पास क्या है कि एक यानी कि डिज़ास्टर आने की वजह से हमारे पास पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा जेनेटिक ड्रिफ्ट का आ जाना, यानी कि बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वह रिड्यूस हो जाना। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, बोटल नेक इफेक्ट कहलाएगा। इसकी एग्जांपल है नॉर्थन एलिफेंट सील की, जो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दे वर हंटेड टू नियर एक्सटेंशन इन द लेट 1800 सेंचुरी, यानी कि 1800 सेंचुरी में हमारे पास क्या हुआ था कि उसका बहुत ज़्यादा शिकार होने लग गया था, जिसकी वजह से वो एक्सटेंट के कगार पे आ गई। फिर ला हमारे पास आया था इस सील को प्रोटेक्ट करने के लिए 1922 में, और फिर जो है इसकी जो पॉपुलेशन है अचानक से ग्रेटर होना शुरू हो गई देन 100,000 इंडिविजुअल्स, बट दे हैव लो जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन दी पॉपुलेशन, यानी कि इनकी जो है पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी बहुत कम होती है। नेक्स्ट हम टर्म को पढ़ते हैं जीन फ्लो। हमारे पास बेसिकली क्या होता है, चेंजेस इन दी जीन फ्रिक्वेंसी ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड जीन फ्लो।
जीन फ्लो ये होता है कि इंडिविजुअल की माइग्रेशन की वजह से, यानी कि एक जो ऑर्गेनिज्म है, एक एनिमल है, तो वो माइग्रेट कर रहा है, तो उसकी वजह से जो जीन फ्रिक्वेंसी में जो चेंज आएगा उसकी माइग्रेशन की वजह से, ज़ाहिर सी बात है न्यू इन्वायरमेंट में जब जाते हैं तो चेंज तो ज़रूर आता है इंसान की हैबिटेट में चेंज की वजह से इंसान की हैबिट्स में चेंज आता है, जीन फ्रिक्वेंसी में इस तरह चेंज आता है। तो वो जो चेंज है आ रहा है तो ये क्या कहलाता है, जीन फ्लो कहलाता है। म्यूटेशन बेसिकली क्या होता है, द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन बेसिकली क्या होता है कि जीन्स और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स में चेंजेस की वजह, ये हमारे क्या कहलाते हैं, म्यूटेशन कहलाती है। ठीक है, म्यूटेशन जो होती है वो बेसिकली हमारे पास फैक्ट ऑफ लाइफ होती है, इसने तो आना ही है, यानी कि लाइफ के अंदर, ज़िंदगी के अंदर म्यूटेशंस चेंजेस ने जीन फ्रिक्वेंसीज में, जी क्रोमोसोम्स में, जीन्स के स्ट्रक्चर्स में चेंजेस तो हैं आने हैं, तो हम इन चेंजेस को जो है म्यूटेशन का नेम देते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं म्यूटेशनल इक्विलिब्रियम, अ केस इन विच म्यूटेशन फ्रॉम द वाइल्ड टाइप एलील टू अ म्यूटेंट फॉर्म इज बैलेंस्ड बाय अ म्यूटेशन फ्रॉम द म्यूटेंट बैक टू द वाइल्ड टाइप इज कॉल्ड म्यूटेशनल इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम ऐसा होता है कि म्यूटेशन भी आ रही होती है और म्यूटेशन नहीं भी आ रही होती, यानी कि वाइल्ड टाइप में। इसमें ऐसा होता है कि एक एलील में जो है टाइप, एक एलील की टाइप में, वाइल्ड टाइप में वो म्यूटेंट फॉर्म में होती है, और फिर क्या होता है, म्यूटेंट फॉर्म दोबारा वाइल्ड टाइप में चेंज हो जाती है, तो ये जो है म्यूटेशनल इक्विलिब्रियम कहलाता है। द मेजर ऑफ द टेंडेंसी फॉर द जीन फ्रिक्वेंसीज टू चेंज थ्रू द म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटेशन प्रेशर। तो ये हमारे पास क्या है, वो वाला जो है मेजर करना टेंडेंसी ऑफ जीन फ्रिक्वेंसीज के जो चेंज आ रहा है थ्रू म्यूटेशन के ज़रिए, उसको मेजर करना म्यूटेशन प्रेशर कहलाता है। तो ये जो टर्म्स थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज शॉर्ट वाइज और लॉन्ग वाइज जो हैं दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, उनका दोनों के लिंक मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप देख लीजिएगा। तो ये हमारा एवोल्यूशन का चैप्टर हुआ क्लियर। होप सो आपको जो समझ आ गई होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, इस तरह की शॉर्ट जो हैं चैप्टर्स पे शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें, ताकि आपके जो हैं चैप्टर्स की रिवीजन होती रहे।